हेलो। हेलो। आवाज़ आ रहा है क्लियर? हेलो। गुड आफ्टरनून। आज CWT इंस्टीट्यूट के डेमो क्लास जो हैं उसमें हम लोग वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर देखेंगे। इसमें ये डेमो क्लास है। इसमें देखना है कि वर्ग क्या होता है, वर्ग क्या है। तो जब एक संख्या को अपने आप से एक बार गुना किया जाए, या दूसरे शब्दों में यदि एक संख्या के ऊपर घात 2 हो तो वह संख्या एक वर्ग संख्या होती है। कि जब एक संख्या को अपने आप से एक बार गुना किया जाए, जैसे 5 है और इसको 5 से स्वयं से गुना करें, तो गुना करने के बाद जो आया वो वर्ग कहलाता है। तो समझना है कि वर्ग क्या है। कि जब किसी भी संख्या को स्वयं से जब गुना करते हैं, जैसे 7 है और इसको स्वयं 7 से गुना करेंगे तो 7 का वर्ग 49 होगा। या फिर दूसरा क्या है कि संख्या के ऊपर घात 2 देते हैं, जैसे यहाँ 8 है और घात 2 दे दिए तो 8 का स्क्वायर हो गया, 8 का वर्ग हो गया 64। 9 का स्क्वायर कर दिए तो 81। तो यहाँ उदाहरण में है कि 2 का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 4, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर 5 गुना 5 25। 10 का वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर देंगे और 10 गुना 10 100। फिर 15 का वर्ग करेंगे, 15 का स्क्वायर देंगे तो 15 गुना 15 यहाँ 225 होगा। उसी तरह से n का अगर हम वर्ग करेंगे तो n का स्क्वायर करेंगे तो n गुना n स्क्वायर होगा। तो समझना है कि वर्ग क्या है। जब किसी संख्या को स्वयं से फिर गुना करते हैं तो वो वर्ग प्राप्त होता है। जैसे अगर हम 12 हैं और 12 का वर्ग निकालना है तो स्वयं से गुना करेंगे 12 से, तो 12 गुना 12 144। तो समझ गए होंगे कि वर्ग कैसे निकालते हैं। अगला है कि 2 का स्क्वायर निकालना है, तो 2 गुना 2 4। अगर हम 5 का वर्ग करते हैं तो 5 गुना 5 25। उसी तरह से 10 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 10 गुना 10 100। अगर हम 15 का वर्ग करते हैं तो 15 गुना 15 225। तो यहाँ देखना है कि 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर और n का स्क्वायर में बड़े आकार की संख्या 2 5 10 15 n ये संख्या आधार कहलाती है। ये जो 2 हैं 5 हैं 10 है 15 हैं ये क्या है? आधार हैं। तो इसमें आधार कौन है? इसमें जानेंगे कि आधार इसमें 2 हैं। इसमें आधार 2 हैं और ये जो 2 हैं घात जो है इसमें
2 हैं। अगर हम इसमें देखेंगे 5 का स्क्वायर में, तो 5 का आधार कौन है इसमें? तो इसमें आधार जो है 5 है और घात इसमें 2 हैं। तो इसी तरह से देखना है कि 10 का स्क्वायर है, तो 10 मेरा जो है वो आधार है और घात 2 हैं। 15 का स्क्वायर में 15 को हम लोग आधार कहेंगे और 2 जो मेरा है घात है। तो इसमें वर्ग में 2 चीज़, जिसे हम लिखे 7 का स्क्वायर, तो 7 मेरा क्या है? 7 क्या है? आधार है और 2 क्या है? घात है। तो हम वर्ग को देख रहे थे कि वर्ग कैसे निकालते हैं। आगे देखते हैं कि किसी संख्या के वर्ग का उच्चारण कैसे करेंगे। किसी संख्या का वर्ग निम्न प्रकार से उच्चारित किया जा सकता है, जैसे 2 का स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग, इसको कैसे पढ़ेंगे? 2 का स्क्वायर या फिर इसको बोलेंगे 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4। फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे? 3 का वर्ग या 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग जो होगा वो 9 होगा। फिर हम 4 का वर्ग करेंगे, इसको बोलेंगे 4 का वर्ग। तो वर्ग क्या होगा? 4 का वर्ग 16। हम वर्ग किसको कह रहे थे? कि जब स्वयं को गुना करेंगे। अगर हम कहेंगे, ये इसको पहले पढ़ेंगे कैसे, तो 5 का वर्ग, 5 का वर्ग। तो वर्ग का मतलब स्वयं से गुना करते हैं। 5 को हम 5 से गुना किए, 5 पचे 25। तो ये क्या है? वर्ग है। और इस वर्ग में जो है हम बताए कि ये क्या है? आधार है और ये घात है। इसमें ये आधार है, ये घात है। इसमें आधार 3 है, घात 2 है। आधार 2 है और घात भी 2 है। तो ये हम क्या देखें? वर्ग देखें। आगे देखते हैं कि वर्ग की विशेषताएं। वर्ग की विशेषताएं क्या है? कि एक सम संख्या का वर्ग, कि सम संख्या का वर्ग हमेशा एक सम ही होता है। ये ध्यान रखना है कि सम संख्या का वर्ग सम होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम 2 हैं, 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आया। फिर 4 का अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या होगा? 16 होगा। 6 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 36 होगा। 8 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 64 होगा। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि ये जो 2 सम हैं, 4 भी सम है, 6 भी सम है और 8 भी सम है। तो 2 का जब हम वर्ग किए तो 4 आया, ये भी सम आया। ठीक है। और सम संख्या का वर्ग सम होता है। और ठीक है, 6 सम है तो उसका वर्ग भी सम आया। 8 सम है तो वर्ग आया 64, तो ये भी सम है। तो सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है। आगे देखते हैं अगला विशेषता क्या कह रहा है। अगला विशेषता है 2 नंबर में कि एक विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही होता है। विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम ही होता है। जैसे मान लेते 5 हैं, अब 5 का वर्ग किए तो 5 गुना 5 बराबर 25। तो ये विषम संख्या है और ये भी विषम है। 7 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 7 गुना 7 7 सत्ते 49। तो ये 7 विषम संख्या है और 49 भी विषम संख्या है। तो विषम संख्या का वर्ग क्या आ रहा है? तो विषम। तो ये विशेषता है कि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है और सम संख्या का वर्ग सम होता है। तो ये 2 पॉइंट देखे। तीसरा विशेषता क्या है कि किसी संख्या का वर्ग, कि किसी संख्या का वर्ग कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता है। फिर से, किसी संख्या का वर्ग कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम -2 हैं, इसका वर्ग करेंगे 2 का स्क्वायर तो 4। तो
तो हमेशा धनात्मक होता है। ऋणात्मक संख्या का जो वर्ग है वह भी धनात्मक ही होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो वह हमेशा जो है धनात्मक होता है, ऋणात्मक वर्ग नहीं होता है, कभी नहीं होता है। अगर हम 5 का वर्ग किए तो क्या आया 25, -5 का भी वर्ग करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा तो 25। तो यही ध्यान देना कि किसी भी संख्या का वर्ग जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। आगे देखते हैं, ये तीसरा था। चौथा विशेषता क्या कह रहा है? चौथा ये है कि शून्य का वर्ग हमेशा शून्य ही होता है। शून्य का वर्ग हमेशा शून्य ही होता है। जैसे शून्य है, अगर हम इसको वर्ग करेंगे तो शून्य ही होगा। तो यही याद रखना है कि शून्य संख्या का वर्ग हमेशा शून्य होता है। अगला विशेषता, कि पूर्ण वर्ग या परिपूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर जानेंगे कि पूर्ण वर्ग क्या है। पूर्ण वर्ग या परिपूर्ण वर्ग क्या होता है कि एक परिपूर्ण वर्ग एक पूर्णांक होता है जिसे दो बराबर पूर्णांकों के गुणा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 36 है तो 36 को हम तोड़ेंगे तो 6 गुना 6, दो बराबर पूर्णांकों में तोड़ना है। 25 है तो क्या होगा, 5 गुना 5 आएगा। बराबर पूर्णांकों को गुणा के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो परिपूर्ण वर्ग होता है। या एक संख्या परिपूर्ण वर्ग होता है यदि वह संख्या एक पूर्णांक का वर्ग हो, किसी का वर्ग हो, तभी वह परिपूर्ण वर्ग होगा। जैसे ये 49 लिखे तो ये 49 वर्ग हैं, किसका? एक पूर्णांक का वर्ग है। कौन पूर्णांक है? तो 7 का पूर्णांक है। तो ये मतलब कि एक संख्या परिपूर्ण वर्ग होता है वह संख्या पूर्णांक का वर्ग हो, पूरी संख्या का एक वर्ग हो, तभी वह परिपूर्ण वर्ग होगा। इसको देखेंगे कि परिपूर्ण वर्ग का क्या पहचान है। पहचान देखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये परिपूर्ण वर्ग हैं। कैसे देखेंगे कि ये परिपूर्ण वर्ग है? परिपूर्ण वर्ग की क्या विशेषताएं हैं? तो यदि किसी संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो वह संख्या परिपूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर जिसके अंत में क्या 2, 3, 7, 8 हो वह कभी भी क्या होगा? परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे अगर हम कहेंगे 82, 82, क्या यह परिपूर्ण वर्ग है? तो क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंत में 2 हैं। तो 2 जब आएगा तो परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे बोलेंगे 1003, ये परिपूर्ण वर्ग होगा? ये भी परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंत में अगर किसी के संख्या के अंत में जो अंक होगा, अगर 2, 3, 7, 8 हो तो वह परिपूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। क्लियर है? जिसके अंत में क्या हो 2, 3, 7 या 8 हो वह परिपूर्ण वर्ग। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना कि परिपूर्ण वर्ग कौन नहीं होगा? जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 हो। याद हो गया? 2, 3, 7 और 8 हो तो वह परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं तो पहचान सकते हैं परिपूर्ण वर्ग। अगला है कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो, अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वो भी परिपूर्ण वर्ग नहीं होता। जैसे 4 हैं और अंत में 2 जीरो हैं, ये परिपूर्ण वर्ग हो सकता है। लेकिन अगर 3 जीरो दे दे, विषम आ गया, 3 आ गया, कितने जीरो? 3 जीरो विषम आ गया
तो वह परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर हम लिखेंगे ये परिपूर्ण वर्ग होगा, कितने हैं? 4 हैं, 4 गो जीरो हैं, इसका मतलब ये परिपूर्ण वर्ग होगा। विषम होगा तो नहीं होगा, मतलब अगर 2 गो हैं तो परिपूर्ण 2, 4 जीरो, 6 जीरो, 8 जीरो, 10 जीरो, 12 जीरो, तो परिपूर्ण वर्ग होगा। लेकिन अगर 1 जीरो, 3 जीरो, 5 जीरो रहे तो वह परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो परिपूर्ण वर्ग होने का क्या नियम है कि अंत में जीरो की संख्या क्या होनी चाहिए? सम। सम हो, 2 जीरो हो, 4 जीरो हो, 6 जीरो हो, 8 जीरो हो, तभी वह क्या कहलाएगा? परिपूर्ण वर्ग। तो समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला है किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए उस संख्या को अपने आप से ही एक बार गुना करें। जैसे अगर हम किसी का वर्ग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? उसी संख्या को स्वयं से गुना करना है। ठीक है, जैसे 25 का वर्ग निकालें, यहाँ कह रहा है उदाहरण के लिए 25 का वर्ग, तो 25 को कितना गुना करेंगे? 25 से, तो 25 गुना 25 625। 15 का वर्ग करना, 15 को किससे गुना करेंगे? 15 से, तो 225। हम 10 का वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग तो क्या लिखेंगे? 10 गुना 10, तो 10 दे 100। स्वयं से गुना करना। तो वर्ग कैसे निकालते समझ में आ गया? किसी संख्या को उसी से गुना करेंगे। अगर कोई भी संख्या का वर्ग निकालना है तो स्वयं को उससे एक बार गुना कर देंगे। जैसे 8 है और उसको हम 8 से ही गुना कर देंगे तो क्या होगा? 8 का वर्ग हो गया। ठीक है, तो कैसे निकलता है समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे हैं कि वर्गमूल क्या होता है। अभी तक जो देखे कि वर्ग क्या होता है, परिपूर्ण वर्ग क्या होता है, कैसे परिपूर्ण वर्ग को पहचानेंगे कि ये परिपूर्ण वर्ग हैं, कैसे वर्ग को निकालेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या समझेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। कि संख्या a को किसी दूसरी संख्या b का वर्गमूल कहते हैं। यदि 1 गुना a b होता है, अगर a गुना a बराबर b अगर हैं तो b का वर्गमूल कौन होगा? a। जैसे 6 गुना 6 बराबर कितना आया? 36, तो 36 का वर्गमूल कौन हुआ? ठीक है, तो क्या कह रहा है? किसी संख्या का वर्गमूल उस संख्या का वह गुणनखंड होता है जिसका उसके खुद के साथ गुना करने पर हमें दी गई संख्या मिल जाए। दी गई संख्या मिल जाए। किसी संख्या के वर्गमूल को चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ 2 भी दे सकते हैं, नहीं भी दिए तो समय यहाँ माना जाएगा कि यहाँ क्या है? 2 है। तो वर्गमूल को हम कैसे इंडिकेट करें? ये क्या चीज़ का चिन्ह है? वर्गमूल का। यहाँ 2 भी दे दिए तो भी ठीक है और नहीं दिए तो भी ठीक है। तो वर्गमूल को कैसे इंडिकेट करेंगे समझ में आ गया? वर्गमूल को कैसे, जैसे हम 4 का वर्गमूल करेंगे तो 4 का, इसका मतलब हुआ कि 4 का वर्गमूल करना है। रूट 9 लिखे, यानी रूट इंग्लिश में रूट बोलेंगे तो स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब हुआ 9 का वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल कितना? अभी बताएं ना कि 9 का, जैसे 36 का वर्गमूल कौन हुआ? 6। तो 9 कैसे आएगा? 3 गुना 3, तो जोड़ा लग रहा है तो एगो लिखेंगे। 4 है, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो 2 गो को बदले एगो। क्लियर है? अगर हमको लिखना है 81, 81 को क्या वर्गमूल आएगा? 9 गुना 9, तो 2 गो के बदले एगो। कोई दिक्कत? समझ में आया सबको? जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे हमको 16 को करना है, तो 16 को अगर हम नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको गुणनखंड कर सकते हैं। 2 से लगाएंगे 8 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 4 और फिर 2 से लगाएंगे 2। क्या आया? आया, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। कितने बार 2? 4 बार आया। अब 4 बार में इसका जोड़ा लग रहा है ना, तो 2, फिर इसका भी जोड़ा लग रहा है, तो 2 दूनी। तो समझ में आया कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं? उसको गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद 2 गो का जोड़ा लगाएंगे। अगर 2 गो आ गया तो लिख दिए, फिर 2 आया तो लिख दिए, और जो लिखने के बाद गुना कर देंगे वही उसका वर्गमूल होता है। ठीक है। अब है वर्गमूल की विशेषताएं। जैसे हम वर्ग की विशेषताएं पर है, उसी तरह से वर्गमूल की विशेषताएं देखना है। किसकी विशेषताएं? वर्गमूल की विशेषताएं। किसी सम संख्या, सम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हमेशा सम होता है। अगर सम संख्या है और उसकी वर्गमूल करेंगे तो उसका भी मान सम होगा। अगर, ठीक है, अगर विषम है और उसका वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा? तो यही है समझना है इसका विशेषता, कि सम संख्या का वर्गमूल सम होता है और विषम संख्या का वर्गमूल, जैसे 9 विषम है, इसका वर्गमूल किए तो 3 आया। 64 है, इसका वर्गमूल किए तो 8 आया। 100 है, इसका वर्गमूल किए तो 10 आया। 49 है, इसका वर्गमूल किए तो क्या समझे कि ये जो सम है तो सम आया, और ये विषम है तो विषम आया। 64 क्या है? सम है तो सम आया। फिर ये सब सम है, 10 आया तो सम आया। विषम है तो विषम आया। यानी सम संख्या का वर्गमूल सम होता है और विषम संख्या का वर्गमूल विषम होता है। यही समझना है। ये किसके विशेषताएं था? वर्गमूल की विशेषताएं। अगला है कि एक धनात्मक संख्या के पास सदैव 2 वर्गमूल होते हैं। एक धनात्मक संख्या है, उसका वर्गमूल करेंगे तो 2 गो होता है। जैसे अगर हम 9 का वर्गमूल करेंगे, ठीक है, तो जिनमें से एक वर्गमूल धनात्मक और दूसरा वर्गमूल ऋणात्मक होता है, लेकिन दोनों वर्गमूल का आचर समान होता है। जैसे 9 का वर्गमूल करेंगे, 9 का वर्गमूल तो 3 आ रहा है ना, तो इसका वर्गमूल एक 3 भी आएगा और एक -3 भी आएगा। तो वही कह रहा है किसी संख्या का वर्गमूल 2 गो होता है, एक धनात्मक का दूसरा। हम बोलेंगे 4 का वर्गमूल क्या होगा? तो 2 होगा, एक +2 होगा और एक, हम बोलेंगे 25 का वर्गमूल क्या होगा? तो +5 भी होगा और -5 भी होगा। समझ में आ रहा है? तो किसी भी संख्या का वर्गमूल 2 होता है, एक धनात्मक होगा और ऋणात्मक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि एक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, एक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हमेशा वो ज्ञात होता है, क्योंकि इसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे -5 है, इसको वर्गमूल कहेंगे तो इसको वर्गमूल हम नहीं कर सकते हैं, इसका वर्गमूल होगा। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हमेशा अज्ञात होता है, उसको हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है। हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है। हम पढ़ेंगे कि काल्पनिक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है। थोड़ा सा हम बता देते हैं कि वास्तविक संख्या वो है जिसे हम संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर जो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि वास्तविक संख्या रियल नंबर है। और जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं,
संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं, उसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो वही कहे कि -√5 माइनस का वर्गमूल नहीं होता है, क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हमेशा क्या होता है, वो ज्ञात होता है, उसको निकलता नहीं, उसको हम निकाल नहीं सकते हैं। अगला है कि √a गुना √b, तो रूट दोनों पर हैं, इसको लिख सकते हैं a गुना b बराबर √√ab। वही कह रहा है √a गुना √b, तो रूट क्या हो जाएगा, ab बराबर ab। अगर है √a², तो a² का मतलब है कि 2 बार a है, और 2 बार रहेगा तो उसको कई बार लिखेंगे, तो क्या होता है कि रूट और स्क्वायर दोनों हैं, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे से काट दिया जाता है। क्या कर सकते हैं, ये रूट भी है और स्क्वायर भी है, दोनों क्या होता है, कट जाता है, तो क्या बचेगा, ये। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम √a करेंगे और √a करेंगे तो क्या हो जाएगा, √a² बराबर a, ठीक है। जैसे √2 गुना √2, तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। और अभी हम क्या बताए थे कि ये वर्गमूल है और वर्ग है, दोनों विपरीत हैं, और विपरीत रहेगा तो क्या होगा, कट जाएगा। तो रूट भी कट गया, 2 भी कट गया, क्या बचा, तो समझ में आया। जैसे √3 गुना √3, तो इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। तो ये क्या है, वर्गमूल है, और ये क्या है, वर्ग है। वर्ग और वर्गमूल दोनों क्या है, विपरीत है, इसलिए दोनों क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जा सकता है।